और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में आज आपको क्या खास दिखाने वाला हूं वो पहले आपको बता दूं। प्राइम एट 4 में आपको दिखाऊंगा द्रास से अग्निवीर को लेकर पीएम मोदी ने चलाए तीर, लेकिन विपक्ष है कितना गंभीर ये आप देखेंगे। यूपी में सियासी बवाल, किसने चली मोहरे वाली चाल, ये भी आज आपके सामने होगा। बिहार में नप गए सीएम नीतीश की मिमिक्री करने वाले सुनील भैया, बहन राबड़ी देवी की क्या है प्रतिक्रिया, यह भी आज प्राइम एट 4 में आप देखेंगे। बादलों का बवाल, गुजरात टू महाराष्ट्र, बारिश का आपातकाल, पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। शुरुआत इस खबर के साथ कि देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से गुजरात और महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा है। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मुंबई, पुणे और रायगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट है। यूपी के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। गुजरात से महाराष्ट्र तक त्राही त्राही है। नदी नाले उफान पर हैं, निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन से बड़ी खबर। खरगोन में नदी में सैलाब के बीच फंसी छात्रा, पुल पार करते वक्त नदी में अचानक आ गया सैलाब। छात्रा कोचिंग से नदी के रास्ते लौट रही थी, किसी दौरान शीतल नदी में अचानक सैलाब आ गया। पहाड़ी इलाके से अचानक आए पानी ने छात्रा की जान मुश्किल में डाल दी। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने छात्रा को बचा लिया। और बड़ी खबर गुजरात से, भारी बारिश की वजह से नवसारी की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। पूर्णा नदी में बारिश के चलते भारी सैलाब है। नवसारी के लो लाइंग एरियाज में पानी भरा हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। नवसारी में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग सीने तक पानी में डूबे हुए हैं। पानी दुकान, मकान, खेत खलिहान सब जगह प्रवेश कर चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट साउंड किया है, जिसे देखते हुए लोग और भी ज्यादा दहशत में हैं। तस्वीरें आपने देखी, नवसारी पानी पानी है, पूर्णा नदी उफान पर है। नवसारी से हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त नवसारी की पूर्णा नदी के पास मौजूद हैं। दक्षिणी गुजरात में जिन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही है, नवसारी उनमें से एक है। और पूर्णा नदी कैसे वेग पर है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप देखिए कि पानी उफान मार रहा है। 27 फीट तक ये नदी अभी ऊपर बह रही है। इसका पानी कई इलाकों में घुस चुका है, जहां पर संपर्क टूट गया है। 600 लोगों को निष्कासित किया गया है, निकाला गया है, उनके इलाकों से इवैक्यूएट किया गया है और उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। और प्राइम एट 4 की अगली खबर मध्य प्रदेश से। कटनी में भारी बारिश की वजह से हम लगातार आपको बता रहे हैं बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं। 100 से ज्यादा गांव कटनी के दायरे में आने वाले प्रभावित हैं। कटनी में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति लगातार और विकराल होती जा रही है। नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हमारे संवाददाता गोविंद ने पूरे इलाके का जायजा लिया। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कटनी जिले में 2-3 दिन से लगातार जो बारिश हुई, तो इस तरह की तमाम छोटी बड़ी जो नदियां हैं वो उन्होंने अपना विकराल रूप लिया, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा गांव इस क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं। बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है। बस गनीमत ये रही कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कोई जान नहीं गई है। और आगे आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ कब आएंगे दिल्ली। पहले खबर उत्तराखंड के टिहरी से। टिहरी में भारी बारिश की वजह से बालगंगा नदी उफान पर है। नदी के किनारे बने मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कई हेक्टेयर फसल चौपट हो गई। बालगंगा नदी ने क्या स्थिति बनाई है जरा देखिए। यहां हरियाली के बीच में आपको ये प्रचंड वेग से बहती हुई बालगंगा नदी दिखाई दे रही है। और नदी के किनारे बने हुए घरों की हालत देख लीजिए। घर कैसे दरकते जा रहे हैं। नींव से लेकर ऊपर मकान तक बालगंगा अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। लेकिन गलती जाहिर है इसमें उन लोगों की भी है जिन्होंने ये जानने के बावजूद कि ये बालगंगा कैचमेंट में आने वाला इलाका है, यहाँ नदी के किनारे घर बनाए हुए हैं। और कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में 3 दिवसीय दौरे पर यूपी के सीएम, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। नीति आयोग की बैठक में भी वो शामिल होंगे। उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है।
एक तरफ दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला नेता यूपी की सियासत में नजर आ रही उथल पुथल को ठीक करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल वाले हालात नजर आ रहे हैं। लखनऊ में हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक से एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य ने दूरी बनाए रखी। दरअसल योगी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करने के लिए मेरठ और प्रयागराज मंडल की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में केशव मौर्य ही शामिल नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक केशव मौर्य सीएम आवास के बगल में ही अपने आवास पर मौजूद रहे, पार्टी नेताओं से मुलाकात करते रहे, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे। और ऐसे में वो सवाल जो पहले से ही चलते चले आ रहे हैं और बड़े हो गए। सीएम योगी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य एक बार, जैसा मैंने आपको बताया, फिर नहीं पहुंचे। प्रयागराज मंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए, अपने आवास पर मौजूद रहे। नेताओं से, उनकी दूसरे नेताओं से मुलाकात होती रही, लेकिन वो बगल में ही चल रही बैठक में जो कि सीएम ने बुलाई थी नहीं पहुंचे। आवास पर कई पार्टी नेताओं से वो लगातार मिल रहे थे, लेकिन प्रयागराज मंडल में क्यों परिणाम वैसे आए, इसकी समीक्षा के लिए वो वहां नहीं पहुंचे। लोकसभा परिणाम की समीक्षा कर रहे थे सीएम योगी। मेरठ प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक थी। बैठक में पार्टी और सहयोगी दल के नेता शामिल थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के नहीं पहुंचने से वो जो बहुत दिनों से चली आ रही, आप जानते हैं, सुगबुगाहट है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं, उसको एक बार फिर से बल मिला। आगे आपको दिखाएंगे यूपी की मोहरा पॉलिटिक्स, लेकिन पहले उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से तबाही देखिए। यमुना नदी में उफान से तटबंध बहे, यमुनोत्री धाम में पुल की दीवार ढही, जानकी चट्टी में बनी पार्किंग तक पानी पहुंच गया है। अचानक आए सैलाब में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां फंस गईं। सैलाब का बहाव बेहद डरावना था। पहाड़ से पानी के साथ मलबा भी बहकर नीचे आ गया। कुछ ही देर में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। यमुनोत्री का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। माइक के जरिए अनाउंस किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों की तरफ चले जाने के लिए कहा जा रहा है। यमुनोत्री धाम में आए सैलाब को इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको समझाता हूं। मूसलाधार बारिश और पहाड़ से सैलाब के साथ मलबा बहता आपको दिखाई देगा। सैलाब के साथ बहकर आया मलबा जानकी चट्टी में बनी पार्किंग तक पहुंच गया, जिसके बाद गाड़ियां मलबे में फंसती नजर आईं। हालात इस कदर मुश्किल हो गए कि लोगों को भीषण परेशानियां झेलनी पड़ी और अब यहां अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि लोग सुरक्षित जगहों की तरफ कूच कर जाएं। तो जैसा हमने आपको बताया, केशव प्रसाद तो योगी की बैठक में नहीं पहुंचे, लेकिन योगी से मुलाकात पर संजय निषाद ने क्या कहा वो बताते हैं आपको। मेरे मार्गदर्शक हैं योगी, संजय निषाद ने कहा। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना भी देखने को मिला। कहा, सुनने में आया है कि मौर्य जी मोहरा हैं, वो दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड बन गए हैं। इनके भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, क्या अभिभावक और मार्गदर्शक से मिलना, ये क्या उसके लिए अलग अलग लोगों के नजरिए हैं और जो विपक्ष है वो अपने उसी विपक्ष के नजरिए से देखकर लोगों को माइलेज लेना चाहता है। हम लोग मार्गदर्शक के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन देते हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ, सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार भी देखने को मिला। कहा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। यूपी में मोहरा पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ा। मोहरा पॉलिटिक्स ने किस तरीके से जोर पकड़ा वो बाइट्स में मैंने आपको दिखाया। अखिलेश ने फिर से केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के मोहरे हैं, हम समाजवादी मोहरे हैं। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। और आगे आपको दिखाएं, विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मध्य प्रदेश को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। उत्तराखंड सरकार के पास भी जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। नेम प्लेट विवाद पर अगली सुनवाई अब 5 अगस्त को होनी।
और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। नेम प्लेट विवाद पर यूपी सरकार का हलफनामा। कांवड़ियों से शिकायतें मिल रही थीं। यूपी सरकार ने कहा शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के लिए निर्देश दिए गए। यूपी सरकार का कहना है शिकायत के बाद नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए थे। व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यूपी सरकार ने स्पष्ट किया। मालिकों को नाम पहचान प्रदर्शित करने के निर्देश हैं। व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया, उन्होंने इसे विभाजनकारी माना, गैर जरूरी माना, भेदभाव वाला माना। अब उसके बाद भी अगर वो इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन तो वही चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का। मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्ली है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पे करेगा। सरकार की मंशा साफ है कि अमन चैन रहे, जो लोग उसमें कांवड़ यात्रा में शामिल हों वो सुरक्षित जाएं, कहीं विवाद न हो। उसका मात्र यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य सरकार का नहीं है। नेम प्लेट विवाद पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है वो महत्वपूर्ण है। आपको एक बार फिर से बताते हैं उसकी महत्वपूर्ण बातें। कांवड़ यात्रियों से शिकायत मिली थी, यूपी सरकार का यह कहना है। यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए हमने निर्देश दिए। यात्रियों की चिंताएं दूर करने के लिए हमारा यह फैसला था। विक्रेताओं के व्यापार पर हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। मालिकों को नाम और पहचान बताने के ही निर्देश हैं। कांवड़ यात्रा में पारदर्शिता को हमने सुनिश्चित किया है। कांवड़ियों के बीच भ्रम न फैले, इसलिए हमने यह फैसला लिया और धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए हमको यह कदम उठाना आवश्यक लगा। और यूपी सरकार के हलफनामे में 3 ढाबों का भी जिक्र है। ढाबों के हिंदू नाम है लेकिन मालिक मुस्लिम हैं। सरकार ने जवाब में तीनों ढाबों का उदाहरण दिया। ढाबों का नाम राजा राम भोज और उसका मालिक है वसीम। दूसरा ढाबा राजस्थानी शुद्ध खालसा, मालिक है इसका फुरकान। ये उदाहरण देते हुए अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने बताया है कि इस तरीके से भ्रम की स्थिति बन रही थी और क्योंकि हमको कांवड़ियों से शिकायत प्राप्त हुई थी, इसको पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। किसी के व्यापार में प्रतिबंध लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं। और मानहानि के केस में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। कोर्ट में राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ। अमित शाह के खिलाफ की थी उन्होंने टिप्पणी। साल 2018 में मामला दर्ज किया गया था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज मानहानि के मामले में पेश होने के लिए यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा मुझे सियासी वजहों से फंसाया गया है। बयान दर्ज होने के बाद राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील अपने सबूत और गवाह पेश करेंगे। यह मामला क्या था एक बार आपको बता देते हैं इसकी टाइमलाइन के साथ। 8 मई 2018 राहुल गांधी ने यह विवादित टिप्पणी की थी अमित शाह पर। यह टिप्पणी थी उनकी। 4 अगस्त 2018 को भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा की इस मसले में शिकायत सामने आई और उन्होंने सुल्तानपुर में राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया। 16 दिसंबर 2023 कोर्ट से गैर जमानती वारंट राहुल के खिलाफ जारी हुआ। 20 फरवरी 2024 को राहुल ने कोर्ट में सरेंडर किया और कोर्ट ने राहुल को जमानत दी थी। 26 जून 2024 को कोर्ट ने तलब किया 2 जुलाई को और 2 जुलाई 2024 को वकील काशी प्रसाद ने वक्त मांगा और पेशी की तारीख 26 जुलाई तय हुई और 26 जुलाई को राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ और 12 अगस्त को मामले की अब अगली सुनवाई। राहुल को अलॉटेड बंगला देखने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। राहुल को 5 सुनहरी बाग का बंगला अलॉट हुआ है। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल को ये बंगला मिलेगा। 5 सुनहरी बाग का ये बंगला नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को मिलेगा। इस मकान को देखने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा आज यहां पहुंचे। राहुल गांधी का अब नया पता 5 सुनहरी बाग जो मकान है वो हो सकता है, उसके अंदर मौजूद है हम। और अभी कुछ देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस पूरे घर को देख कर गई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को इसी आवास का ऑफर दिया है, क्योंकि अब राहुल गांधी न सिर्फ सांसद बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता है। तो ऐसे में सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए एक बड़ा बंगला उनको ऑफर किया गया है और उसी के तहत प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की टीम भी यहां पहुंची थी। ये कहना है सूत्रों का कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का यहां आना इस बात का भी संकेत है कि गांधी
परिवार इस बंगले को लेकर कंफर्मेशन देने से पहले देखना चाहती है सुरक्षा के लिहाज से और तमाम चीजों से कि ये आखिर ये बंगला किस तरह का है और इसमें कितनी और तैयारियां करने की जरूरत है। और अगली खबर यह कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हो। नीतीश कुमार की मिमिक्री करने पर यह कार्रवाई हुई। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं सुनील सिंह। दरअसल ये मामला इस साल 12 फरवरी का है। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह पर बजट सत्र के दौरान असंसदीय टिप्पणी और अमर्यादित आचरण करने का आरोप लगा था। इसी को लेकर अब बिहार विधान परिषद में राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द की गई। बीजेपी वाला प्रारंभ कर रहा है नया नरेंद्र मोदी कहता है 70 साल कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो 14 साल में सब देश बसा दिए क्या? पहले के लोग मुख्यमंत्री नहीं किया, जिसका राज नहीं किया तो कौन किया? लोग विरोध करते हैं। और बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। आप जानते हैं संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने पर उसका रिव्यू नहीं किया जाता। अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने के लिए भी यह प्रदर्शन था। और अमृतपाल को लेकर चन्नी के बयान पर कांग्रेस घिर गई है। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने चन्नी का निजी बयान इसे करार दिया है। पंजाब के कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के अमृतपाल सिंह पर दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। चन्नी ने कल लोकसभा में सरकार पर अमृतपाल सिंह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का आरोप लगाया और कहा कि अघोषित आपातकाल है कि जिसे सांसद चुना गया उसे जेल में रखा गया है। और इस पर बीजेपी के हमले से अब कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस ने कह दिया है कि ये चन्नी का निजी बयान है और ये कांग्रेस का बयान नहीं है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। एक सांसद के प्रति जो चन्नी जी ने कहा, जिस सांसद पर एनएसए का केस चल रहा है, उस पर हमारे पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहना। आपातकाल के संदर्भ में उन्होंने एक विशेष सांसद का नाम लिया, वो उनका व्यक्तिगत राय था। और केजरीवाल के समर्थन में विपक्ष करने वाला है विरोध प्रदर्शन। ये खबर देखिए, 30 जुलाई को जंतर मंतर पर विपक्ष का हल्ला बोल होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर सरकार को घेरा जाने वाला है। विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और अब इसको लेकर 30 तारीख को ये हल्ला बोल है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। देश की जनता से मेरा ये अपील है हाथ जोड़ के कि आप किसी भी राजनीतिक दल के हो, किसी भी पक्ष के हो, किसी भी विपक्ष के हो, किसी भी व्यक्ति का समर्थन करते हो, किसी का समर्थन ना करते हो, लेकिन देश का तो समर्थन करते हैं ना, व्यवस्थाओं का तो समर्थन करते हैं ना। तो अगर आप देश का समर्थन करते हैं, व्यवस्थाओं की निष्पक्षता का समर्थन करते हैं, तो आपको आज आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और देर होने के बाद आपके पास कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, कोई आपके पास उपाय नहीं रहेगा कि आप परिस्थिति को बदल सकें। अरविंद केजरीवाल के कोई भी एक ऐसे आरोप नहीं है जो कोई सिद्ध कर पाए हो, कोई भी एक आधार नहीं है जो दिखा पाए हो। ट्रायल कोर्ट ने बाकायदा जब उनको बेल हियरिंग में बेल दी थी, उन्होंने कहा था ईडी आज तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टूड बाय दैट बेल ऑर्डर। तो दिखाता है कि ये जो उनकी अरेस्ट है वो कोई सत्य तथ्य के आधार पे नहीं है, वो राजनीतिक आधार पे है। और जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसके खिलाफ, जो मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, और किस तरीके से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो जनता ने वोट करके उनको भेजा है, उनको उनके काम करने से रोका जा रहा है फॉल्स चार्जेस पर। तो हम उनके समर्थन में खड़े हैं। और आगे आपको दिखाने वाले हैं अग्निवीर को लेकर प्रधानमंत्री के विपक्ष पर तीर। लेकिन उससे पहले देखिए, दिल्ली आने से पहले ममता दीदी ने क्या कहा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। उससे पहले आज टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक करेंगी। आने वाले दिनों के लिए संसद में पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दे सकती हैं। बैठक से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी बंगाल को विभाजित करना चाहती है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे प्रभात झा का आज निधन हो गया। प्रभात झा लंबे समय से बीमार चल रहे थे और गुरुग्राम में उनका इलाज चल रहा था। अस्पताल में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार बिहार में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। प्रभात झा के निधन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया। कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के नेम प्लेट के फैसले और उसके विरोध करने वाले सांसद इमरान मसूद हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इस बार वो कांवड़ियों को फल बांटने को लेकर चर्चा में है। सहारनपुर में लगाए कांवड़ शिविर में इमरान मसूद ने कांवड़ियों को उनका हालचाल जाना और कांवड़ियों को फल बांटा। इस दौरान इमरान मसूद की इस पहल से कांवड़िये खुश नजर आए। केंद्र सरकार के 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने वाले नोटिफिकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस नोटिफिकेशन को किसी भी सूरत में संविधान का अपमान नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा ये राष्ट्रीय अपमान की श्रेणी में भी नहीं आता। बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी और उस दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस आलाकमान का बड़ा हाथ है। गत लगभग 1 महीने से हमारे कर्नाटक यूनिट ने इसको उठा रहा है। हमारा अपोजिशन लीडर, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग जोरदार तरीके से इस विषय को उठाया है। और द्रास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने शहीदों को याद किया। भारत शांति चाहता था और पाकिस्तान ने धोखा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, सत्य के सामने आतंकवाद की हार हुई। आज देश करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी आज करगिल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में वीर जवानों की सराहना की और इसके साथ ही उन्होंने लद्दाख के द्रास में मौजूद करगिल वॉर मेमोरियल में जाकर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मां भारती के वीर सपूतों को सिर झुकाकर नमन किया। लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। अग्निवीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरा। अग्निवीर पर विपक्ष झूठ फैला रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अग्निवीर का मकसद सेना को युवा बनाना है, प्रधानमंत्री ने कहा। कुछ लोगों ने अग्निवीर का मुद्दा राजनीतिक बनाया, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। क्या कारगिल युद्ध में अग्निवीर थे? कारगिल युद्ध तो हमने जीता था भारत की विश्वविजयी सेना से, बहादुर सेना, सक्षम सेना, सशक्त सेना। हम उसको प्रणाम करते हैं कारगिल के शहीदों को, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पे खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है। तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा, जहां पर आज बच्चे सेवा करने, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। देश आज उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने आज से 25 साल पहले देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। करगिल के इन शहीदों को आज पूरा देश सैल्यूट कर रहा है। द्रास में पीएम मोदी ने शहीदों को याद किया। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और देहरादून समेत पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।